स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। देखिए, हमने जो इतिहास की श्रृंखला स्टार्ट की है, आधुनिक इतिहास की, आज उसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हुए हम जो गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित जो क्लास स्टार्ट किया है, अब उसी का हम लोग आगे वीडियो पढ़ेंगे। एक पार्ट इसका हो चुका है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। हमने बताया था कि अगर आपने वायसराय और गवर्नर जनरल खत्म कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आधुनिक इतिहास में आप आधा इतिहास क्या कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, आधे से ज़्यादा। और सबसे अधिक जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं में से बनने के चांसेस क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आप पूरा देखिएगा क्लास, जो भी देखेगा पूरा क्लास देखिएगा। आज हम लोग जो गवर्नर जनरल हैं स्टार्ट करेंगे लॉर्ड वेलेस्ली से, और बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक तक हम सब चलेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत में सुधार किया। देखिए, हम लोग जो इतिहास, मॉडर्न इतिहास पढ़ रहे हैं कि बहुत सी किताबें जो होती हैं उनमें सिर्फ अंग्रेजों की बुराइयां दी होती हैं। कुछ टीचर होते हैं जो सिर्फ बुराइयां करते हैं, तो हम बुराइयां को भी देखेंगे और अच्छाइयों को भी देखेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ सभी बुराइयां ही अंग्रेजों ने हमारे देश में किया है, बहुत सी अच्छाई, बहुत से समाज सुधार, बहुत से अच्छे कर्म भी किए हैं। और उनमें से जो सबसे महान में एक गिनती आती है उसका नाम लॉर्ड विलियम बेंटिक, वो भी आता है इसी में। और हमने बताया था कि इतिहास जो लिखे गए हैं केवल कुछ ही विचारों के तहत नहीं लिखे गए हैं, उनमें से कुछ अधीनस्थ वाली हैं, कुछ मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, कुछ राष्ट्रवादी हैं, कुछ साम्राज्यवादी हैं। तो अलग अलग विचारकों के तहत जब इतिहास आप पढ़ेंगे तो आपको लोग, और जैसे किसी मान लीजिए राष्ट्रवादी लोगों के द्वारा जो इतिहास लिखा गया, अगर आप वो वाला इतिहास पढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि ब्रिटेन हमेशा हर जगह गलत ही गलत है। अगर कुछ और लोग हैं, जैसे किसी का पढ़ रहे हो जो साम्राज्यवादी लोग होंगे ब्रिटेन वालों का, तो उनको पढ़ेंगे तो लगेगा कि ब्रिटेन ने भारत में सभी अच्छे कर्म ही किए हैं। और मार्क्सवादी लोगों का इतिहास पढ़ेंगे तो उनको, आपको दोनों बातें समझ में आएगी, अच्छाई और बुराई दोनों समझ में आएगी। तो अलग अलग लोगों की है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। और अब मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग इस क्लास को पूरा देखें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास है। देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली, और हमने कल जॉन सोर तक कर लिया था, जो पिछला क्लास हमारा था आधुनिक इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसराय का, तो उसमें पहला क्लास जॉन सोर तक हो गया था। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे लॉर्ड वेलेस्ली। ये 1798 से 1805 तक था। ये वो दौर है जब यूरोप में जो वहाँ का सेनापति था, जो कि वहाँ का में मुखिया बन चुका था, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। क्या नाम था? नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट का पूरे फ्रांस में बहुत अधिक क्या हो रहा था, प्रभाव बढ़ गया था। पूरा प्रभाव अत्यधिक उसका बढ़ने के कारण क्या था कि भारत में भी अब समस्या बढ़ रहा था, क्योंकि उसी वक्त आंग्ल मैसूर चौथा युद्ध भी हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान जो था वो फ्रांसीसियों से मिला था। ये फ्रांसीसी टीपू सुल्तान की तरफ से लड़ रहे थे। तो ब्रिटेन के लिए भारत में कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि फ्रांस से मदद मांगे और फ्रांस भारत में आए, और भारत पे आक्रमण करे, और ब्रिटेन वाले को इससे क्या हो जाए, यहाँ पर कमज़ोर हो जाए, या ब्रिटेन को हरा दे ब्रिटेन वाले। तो समस्या थी। तो ऐसे समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा भारत में जिस व्यक्ति को भेजा गया था गवर्नर जनरल बना के, उसका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। यानी भारत को सुरक्षित रखना था, किससे? इन फ्रांसीसियों से। अब ये फ्रांसीसी जब भारत में आएंगे तो इसने आकर भारत में कौन सी संधि अपनाई, कौन सी नीति अपनाई भारतीयों को सुरक्षित रखने के लिए, भारत के एरिया को सुरक्षित रखने के लिए? सहायक संधि। सहायक संधि क्या होता है कि इनमें एक राज्य, जैसे मान लेते हैं कि ये ब्रिटेन है और ये भारत के राज्य हैं। ब्रिटेन का जो ये मतलब भारत पे जहाँ पर ब्रिटेन डायरेक्ट शासन कर रहा है, और ये भारत के स्थानीय राजा है। अब ये जो यहाँ का जो वेलेस्ली है, ये चाहता है कि मैं इस साम्राज्य को सुरक्षित रखूं कि इस पर फ्रांसीसी आकर यहाँ पर फ्रांसीसी आकर मुझ पर आक्रमण न करे। तो ये वेलेस्ली ने सोचा कि हम इस एरिया पर ही अपना नियंत्रण कर लेते हैं। तो नियंत्रण स्थापित करने के लिए वेलेस्ली ने इन जो रियासतें हैं, भारत की जो राजाएं हैं, इनसे कहा कि ऐसा करो, तुम अपनी संधि मेरे साथ कर लो। मैं तुम लोगों से युद्ध नहीं लड़ना चाहता हूँ, बल्कि तुम लोग मेरे इस अधीनता स्वीकार कर लो कि तुम जब भी किसी यूरोपीय देश को अपने यहाँ क्या करोगे, अपने यहाँ जब नौकरी में रखोगे या उनके साथ कोई भी संबंध बनाओगे, तो वो मेरे परमिशन से करोगे। किसने कहा? वेलेस्ली ने। मतलब तुम मेरे साथ संधि कर लो। वेलेस्ली ने कहा कि तुम लोग मेरे साथ संधि कर लो कि तुम जब भी किसी दूसरे देश के साथ अपना जब भी संबंध बनाओगे, वो मेरी अनुमति के बगैर नहीं करोगे। ऐसा वेलेस्ली ने क्यों सोचा होगा कि अगर मान लो कि मैसूर वाले जो लोग हैं, जहाँ का टीपू सुल्तान था, अगर फ्रांस के साथ कोई संबंध बनाएगा, उसके साथ रिश्ता बनाएगा, तो कौन बीच में आएगा? मैं आऊँगा। तो अब इसमें भारतीय राजाओं को लगा कि यार ये कैसा लोग हैं कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम अपना विदेशी मामला इसके हाथ में दे दे, क्यों दे दे इसको? तो देखिए, अब ब्रिटेन वालों के हिसाब से तो वेलेस्ली महान है, सही है। उसने भी सोचा कि हम भारतीय राजाओं से लड़े कहाँ, इनको हराए कहाँ हैं। लड़ने में भाई जन धन की हानि होती है ना, तो हम इनको हराए क्यों, या मतलब इनसे लड़े क्यों, जन धन की हानि क्यों करें? प्रेम से मान जाए तो ठीक।
तो इनमें से बहुत से लोग नहीं माने थे, तो बहुत लोगों ने लड़ाई भी लड़ा, उसी में से टीपू सुल्तान भी लड़ाई लड़ा था, उसने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, जो बाद में टीपू सुल्तान क्या होगा, चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था 1799 में मारा गया, उसी बेलेजली के समय में ही मारा गया था, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। फिर इसे बंगाल का शेर, ये अपने आप को बंगाल का शेर भी कहा जाता था, यानी कि द लायन ऑफ द बंगाल, ये अपने आप को कहता था। एग्जाम में पूछा गया कि बंगाल का शेर किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड वेलेजली को, बुद्धिजीवी भी व्यक्ति था। मैंने कहा ना कि अगर ये भारत का शासक होता लॉर्ड वेलेजली ना, अगर इतना बढ़िया काम किया होता कि मतलब दूसरे राज्यों को बिना लड़ाई लिए हरा देता, तो भारत में इसका स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाता कि बहुत ही महान शासक था, बिना लड़ाई लिए हरा देता था, लोग इससे डरते थे, लोग ये करते थे वो करते थे। अब चूंकि ब्रिटेन का था तो हमारे भारत में लोग इसको पढ़ाने वाले कहेंगे कि बहुत गलत व्यक्ति था, नहीं, बुद्धिजीवी था, तभी तो बिना लड़ाई सहायक संधि के तहत अपने मिला लेता था। फिर चौथा है, इसी के समय में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध मैंने बताया जो 1799 में टीपू सुल्तान के साथ हुआ था, टीपू सुल्तान जिसमें मारा गया श्रीरंगपट्टनम में। फिर उसके बाद सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य कौन कौन थे, देखिए सहायक संधि स्वीकार, ये क्वेश्चन आता है कि भारत में सहायक संधि स्वीकार करने वाला सहायक संधि जो था, इसका जनक किसे कहा जाता है भारत में, तो भारत में ये है डुप्ले, जो फ्रांसीसी गवर्नर था। कौन, डुप्ले था। लेकिन अगर पूछे कि कौन सा ब्रिटेन का अंग्रेज नागरिक था, अंग्रेज गवर्नर था जिसने भारत में सहायक संधि अपनाई थी, तो कौन, तब आप किसे बताएंगे, वेलेजली। अगर कोई भी यूरोपीय पूछे तो डुप्ले रहेगा, पहले इससे लागू किया था। लेकिन अगर मान लो कि पूछ लिया जाए कि अंग्रेज कौन था, तो आप बताएंगे लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्यों का क्रम पूछ लेता है कई बार कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले कौन कौन से राज्य थे, तो उनमें सबसे पहले आता है हैदराबाद। कौन आता है, हैदराबाद आता है 1798 में। सबसे पहले सहायक संधि किसने अपनाया था, 1798 में। फिर मैसूर, ये वही वाला मैसूर जो जिसको टीपू सुल्तान को हराने के बाद वहाँ का जो नया जिसको बनाया गया था मुखिया, उसके साथ उन्होंने क्या किया था, वेलेजली ने सहायक संधि की थी। तो 1799 में, यानी पहले हैदराबाद, फिर उसके पड़ोस में पड़ता है मैसूर, एक साल बाद 1799, फिर उसके एक साल बाद मैसूर के नीचे आप चले जाएंगे तंजौर, तमिलनाडु में। तंजौर कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में, उसके साथ भी उसी साल 1799 में संधि की थी। फिर उसके बाद अवध, ये जो लखनऊ वाला एरिया है, ये लखनऊ कहलाता है, तो लखनऊ में 1801 में इसने भी संधि कर ली। फिर पेशवा, ये मराठा जो थे, पहले मराठा जो थे ये टीपू सुल्तान के खिलाफ थे, लेकिन अंग्रेज चालाक थे, इनको भी क्या किया, अपने अंदर में ले लिया, क्योंकि अंग्रेजों को था कि कहीं ऐसा ना हो कि फ्रांसीसी लोग इन महाराष्ट्र से जो सटा एरिया है कहीं इधर से इंटर कर जाए, तो उसी में पेशवा जो थे, पेशवा को भी अपने अंदर लिया। पेशवा बाजीराव सेकंड जो था उसको अपने अंडर में ले लिया, उसके साथ संधि कर ली। और फिर उसके बाद भोसले के साथ 1803, ये भी मराठा है, ये पेशवा भोसले ये सब क्या है, मराठा है। मराठा को कई भागों में बट गए थे ना, तो उसी में से भोसले थे 1803, और सिंधिया 1803। तो सबसे आखिरी में पूछा जाता है कि सहायक संधि किसने स्वीकार किया था, ऑप्शन में जाता है सिंधिया, तो सिंधिया आप लगाएंगे, ये याद रहे कि सबसे पहले हैदराबाद सहायक संधि अपनाया था, फिर उसके बाद सिंधिया 1803 में, ठीक है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि सबसे आखिरी में किसने सहायक संधि स्वीकार किया था, वो था सिंधिया। फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध इसी के समय में हुआ था, 1802 में हुआ था, 1802 और 3, ये आंग्ल मराठा हुई जो 1803 में। सब देखो, पेशवा पहले संधि अपना लिया, पहले मराठा लोग अंग्रेजों से लड़े, लेकिन फिर बाद में जब हारने लगे तो उन्होंने संधि करना शुरू कर दिया। तीसरी में पेशवा ने सबसे पहले 1802 में की थी, फिर भोसले ने, फिर सिंधिया ने। तो देखो आंग्ल मराठा युद्ध पूछा जाता है, द्वितीय जो आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1802 और 3 में, और कौन सी संधि के तहत समाप्त हुआ था मराठा का, तो 1800, ये बेसिन की संधि। कई बार पूछा है कि बेसिन की संधि कब हुई थी, तो बेसिन की संधि 1802 में हुई थी। कब हुई थी, 1802 या 3 में हुई थी, 1802-3 में हुई थी, ठीक है। और इस वक्त भारत का जो गवर्नर जनरल था कौन था, लॉर्ड वेलेजली। मराठों को भी अपने बहुत वो था, गर्व था कि हम लोग किसी से हारेंगे नहीं, लेकिन हार गए, ये भी हार गए। फिर उसके बाद 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज, ये कॉलेज जो था फोर्ट विलियम कॉलेज, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था भाई, ये पिछले साल 2020 में आईएएस में ये क्वेश्चन पूछा था कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज जो स्थापित किया गया था, इसका उद्देश्य था कि भारत में जो भी प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, प्रशासनिक अधिकारी मतलब जैसे मान लो कि कोई डीएम बनेगा, एसडीएम बनेगा, या कोई दरोगा, मतलब जो सिविल सर्विस से संबंधित जो बड़े अधिकारी बनेंगे, प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी पहले। कहाँ पर, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज में। उन प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण, ट्रेनिंग को हिंदी में बोलते हैं प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से ये कॉलेज स्थापित किया गया था। तो इसका एक आंसर यही था कि प्रशिक्षण देने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को कॉलेज स्थापित किया गया था। फिर 1803 में शिशु हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया इसने।
शिशु हत्या क्या होता है? देखो, अगर पूछा जाए कि शिशु हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तब तो जांसोर था। इससे पहले जो था 1796 में जांसोर, इससे पहले जो गवर्नर था। लेकिन पूर्ण रूप से प्रतिबंध किसने लगाया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। होता क्या था, पहले जब कोई बच्चा पैदा होता था, देखिए इसमें भी बहुत से लोग कहते हैं कि इनमें ब्राह्मणों की बड़ी चाल थी कि वो चाहते थे कि गरीबों के बच्चे बड़े मोटे उनके सामने खड़ा ना हो पाए, तो ये क्या करते थे कि जो गरीब या जो निम्न जाति के लोग थे, तो इनके लिए एक परंपरा बना दी थी कि काली माई होती हैं, इस काली माई के सामने आप अपने बच्चे, जो सबसे पहला बच्चा पैदा होगा उसके सामने आप बलि चढ़ाएंगे तो काली माई आपसे खुश होंगी। ये एक कहते हैं कि षड्यंत्र के तहत नई नई कहानियाँ बनाकर नई नई देवी देवता भगवान बना दिए जाते हैं। अब पता नहीं सही भी हो, मुझे भी लगता है कि सही होगा, क्योंकि जब वास्तविकता कुछ पता नहीं तो इसी को सही मान लेते, कुछ लोगों को तर्क है। तो उसमें क्या करते थे कि उनके पहले बच्चे को क्या करते थे, बलि चढ़वा देते थे। तो वेलेस्ली साहब ने देखा कि यार बड़ी अजीब है कि बच्चा पैदा हुआ और इसको काली माई जीभ निकाल के इसीलिए दिखाती है कि वो बलि मांगती है, और एक छोटा सा बच्चा जो इसने अभी आँख खोला है उसका बलि चढ़ा दिया जा रहा है, कितना उसको जीने का हक नहीं दिया जा रहा है। तो वेलेस्ली ने शिशु हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया कि अब अगर किसी ने भी बलि चढ़ाई तो उसको पकड़ के इतना झापड़ मारेंगे कि उसका दिमाग ठीक हो जाएगा। मतलब वेलेस्ली बहुत ऐसा, मैंने कहा ना कि सिर्फ गलत काम अंग्रेज नहीं करते थे, बहुत अच्छे भी काम किए हैं। तो वेलेस्ली साहब ने उस शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था पूर्ण रूप से, कि अब अगर किसी ने अत्याचार की तो जान लेना कि अब ठीक ठाक नहीं होगा, क्योंकि अब उनके बीच में बच्चों की रक्षा करने के लिए कौन खड़ा है, मैं खड़ा हूँ। तो इतनी बातें आपको याद रखना है लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। हमने पूरे डिटेल से एकदम पढ़ा रहे हैं कि अगर इसको पढ़ने के बाद अगर कोई मेंस का भी एग्जाम दे तो भी इसमें से पॉइंट बहुत से लिख लेगा। वेलेस्ली के बारे में इससे ज़्यादा तो पूछ ही नहीं सकता, और एग्जाम में वनडे एग्जाम में तो मैंने कहा है कि MCQ इसी में से बनेंगे। चलिए फिर आते हैं सन जॉर्ज बार्लो। अब ये बार्लो साहब कौन थे? तो 1805 से 1807 तक ये आए, 2 साल तक भारत में थे। अब ये इनके ये भी बड़ा बढ़िया शासक था, बड़ा मज़ेदार शासक था। 1806 में ये तमिलनाडु में पड़ता है वेल्लोर। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है वेल्लोर। और उस वेल्लोर में सिपाहियों का विद्रोह हो गया था। एक्चुअली 1806 में यहाँ का जो गवर्नर जनरल था, वहाँ का जो लेफ्टिनेंट जनरल था, वहाँ का अधिकारी जो था, वैसे पूरे भारत का तो गवर्नर जनरल कौन था उस वक्त? बार्लो था। लेकिन यहाँ का जो लेफ्टिनेंट जनरल जो था वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1806 में, जो बाद में भारत में भी बहुत बड़ा सुधारक रहा, लेकिन इससे पहले यहाँ का था। इसने क्या कर दिया अपने यहाँ पर कि बड़ा बढ़िया काम किया। जो सिपाही या जो सरकारी नौकरी में जो भी लोग रहेंगे उनको कह दिया कि आप लोग दाढ़ी, जो मुल्ले लोग होते हैं, मौलवी या जो मुस्लिम लोग होते हैं, अपनी दाढ़ी बढ़ाकर बहुत बढ़िया से एकदम अल्लाह का नूर वाला बनाए रहते हैं। कहा कि दाढ़ी वोड़ी नहीं रखेंगे। अब प्रशासनिक सेवा में तो इंसान बन के रहो यार, काहे जानवर बन के तुम लोग रखते हो? पता नहीं चलेगा कि तुम ही आतंकवादी हो कि तुम ही पुलिस हो, पता नहीं चलेगा दाढ़ी रखने के बाद। और उसने कहा कि आप वर्दी में रहेंगे। वर्दी पोशाक समझते हैं कि अगर आप पुलिस हैं तो इसका मतलब अपने वर्दी में रहिए। ऐसा नहीं कि आप पुलिस में हैं और अपना आप लेके पैजामा कुर्ता पहन के घूम रहे हैं, वो वाला, और कपारे पे वो, और पंडितों के लेके आप अपना चोंगा पहन के घूम रहे हैं। जो ब्राह्मण होते हैं ना, जो चोंगा उंगा पहन के, आप पुलिस हैं तो आप वही जो टीका चंदन लगा रहे हो, टीका चंदन नहीं लगाना है, दाढ़ी नहीं रखना है, दुनिया भर का ताम झाम जितनी भी चीज़ें थी वो आपको नहीं करना है। किसने ये किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। बड़ा बढ़िया काम किया था इसने। तो वहाँ के इन सेनाओं ने, जो पुलिस में या जो आर्मी में, जो पुलिस में लोग रहे होंगे, उन्होंने क्या कर दिया? उसका विरोध कर दिया कि नहीं हम ऐसा करेंगे। देखोगे कि पुलिस में कोई नौकरी करता है आज के समय में भी, तो वो ऐसे बाबा भोलेनाथ का टीका लगा के नहीं चल सकता, दाढ़ी ओढ़ी बढ़ा के नहीं रह सकता, मोछ, क्योंकि उससे जाति धर्म की क्या पता चलता है कि अपने कट्टर जातिवादी है, कट्टर धर्मवादी है, इससे ये पता चलता है। तो उसने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो उस वक्त यहाँ का क्या था? वो लेफ्टिनेंट जनरल था। तो बहुत बढ़िया काम किया था उसने। और बाद में इन लोगों ने क्या कर दिया? विद्रोह। तो बहुत बार पूछा गया कि वेल्लोर का जो सिपाही विद्रोह है कब हुआ था? 1806 में। और किसके समय में हुआ था? बार्लो के समय में। यहाँ का पूछा जाए कि लेफ्टिनेंट कौन था, तो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि क्या विलियम बेंटिक ने ये जो कार्य किया था सिपाहियों के लिए सही किया था या गलत किया था? आप लोग भी देखिए, बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया मुद्दा है, इंटरेस्टिंग मुद्दा है। फिर उसके बाद है लॉर्ड मिंटो साहब आए। तो इन्हीं विद्रोह के बाद इसको बुला लिएगा बार्लो साहब के 2 साल बाद ही। फिर उसके बाद आए लॉर्ड मिंटो साहब। तो ये 1807 से लेकर 1813 तक थे, करीब 6 साल तक ये भारत में गवर्नर जनरल थे। ये 1809 में इनके साथ एक जो रणजीत सिंह, यहाँ के पंजाब के जो सिख जो स्थापित हुए थे, अपना जो साम्राज्य स्थापित किए थे, उनके जो राजा थे कौन थे? राजा रणजीत सिंह।
ये सिखों के बहुत बड़े राजा कहलाते हैं रणजीत सिंह। 1809 में इनके साथ उस वक्त जो मिंटो साहब थे, इनकी संधि हुई थी कि जो पंजाब पड़ता है ना, पंजाब, कि आप हमारे पंजाब में आक्रमण नहीं करेंगे, मतलब सतलज, जो सतलज नदी पड़ता है, सतलज नदी कि सतलज से उस बगल की सीमा जो होगी वो किसका होगा, रणजीत सिंह का, और उस सतलज से इधर वाली जो होगी वो किसका होगा, ब्रिटेन का। मतलब हम न तो सतलज के उस पार आक्रमण करेंगे और न ही रणजीत सिंह सतलज के इस पार आक्रमण करेंगे। मतलब दोनों लोगों की आपस में संधि हुई थी। रणजीत सिंह भी एक दूसरे का सहयोग करने की बात की थी, और किसके संग हुआ था, लॉर्ड मिंटो प्रथम। अब बहुत से लोग कहते हैं कि रणजीत सिंह इतना महान शासक था कि अंग्रेज उनसे डरते थे, तो इसलिए उन्होंने संधि कर लिया, पता नहीं मामला होगा। मुझे तो लगता है कि अगर लड़ाई हो जाती तो फिर जैसे मराठे ये सब का स्थिति हुआ था, हो सकता है रणजीत सिंह का भी ऐसा कुछ हाल हुआ था, लेकिन दोनों समझदार थे तो इसलिए काम अच्छा हुआ। तो लॉर्ड मिंटो के समय में ही 1809 में रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि हुई थी। पूछा जाता है कि अमृतसर की संधि कब हुई थी, तो 1809 में किसके साथ, तो राजा रणजीत सिंह और ब्रिटेन के साथ हुआ था। फिर उसके बाद आता है लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन आता है, लॉर्ड हेस्टिंग्स आता है 1813 से 1823, ये 10 सालों तक था। ये कितने सालों तक था, 10 सालों तक। ये जब भारत में आया था लॉर्ड हेस्टिंग्स, तो इसका उद्देश्य नहीं था कि हम चल के भारत में क्या करेंगे, लड़ाई उड़ाई लड़ेंगे, किसी से लड़ाई उड़ाई करने का इसका उद्देश्य नहीं था। इसका सोचना था कि हम भारत में चलेंगे तो शांति से अपना वहाँ का साम्राज्य देखेंगे। लेकिन यहाँ पर भारत में आने के बाद इसको पता चला कि यहाँ की परिस्थितियाँ तो बहुत अजीब है, अलग है। इसी के समय में पहला आंग्ल नेपाल हुआ था। आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेज, इंग्लिश होता है ना, इंग्लिश से ही बना है आंग्ल, और नेपाल, ये जो नेपाल है। अच्छा, नेपाल के बारे में एक चीज़ जान लीजिएगा कि अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा देश है जो किसी का गुलाम नहीं बना है, तो वो कौन सा देश है, नेपाल है। तो ये जो नेपाल लगते हैं, यहाँ की जो सेना होती है उनको कहा जाता था गोरखा। क्या कहा जाता था, गोरखा। ये गोरखा लोग बड़े घमंडी हो गए थे, बड़े फरार होते हैं, बहुत फरार होते हैं, वो पहाड़ी वहाड़ी एरिया में बहुत तेज़ी से लड़ाई लड़ते हैं। तो ये लोग सोचे कि हमको कौन पहाड़ी एरिया में हरइबा करेगा। इन लोगों ने भारत पर, मतलब उस वक्त भारत में ब्रिटेन का शासन था, तो युद्ध के लिए धमकी उमकी की बात हो चुकी थी। पहाड़ी में सोचे कि हम उछल लेते हैं तो सब जगह इनको हरा देंगे। और ब्रिटेन वाले लोग ये भी गोरे लंबे चौड़े थे, और भारत के भी बहुत पहाड़ी वाले लोग सेना में थे इनके। तो इन दोनों पहाड़ियों का लड़ाई हो गया कब, 1816 में। 1814 से 1816 के बीच में हुआ, और ब्रिटेन ने क्या किया, उसको हरा दिया। अब ब्रिटेन ने कहा कि मैं तुम्हें हराया हूँ, तुम गोरखाओं को, तो तुम्हारे जो नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू, उस काठमांडू में मैं अपना रेजिडेंट खोलूंगा। रेजिडेंट का मतलब तुम्हारे यहाँ मेरे अधिकारी रहेंगे, अब तुम अपनी मर्जी से काम नहीं करोगे, विदेशी तुम्हारे मामले जो होंगे कौन देखेगा, अब मैं देखूंगा। तो गोरखा को हवाबाजी कर गए, हवाबाजी में बेचारे चले गए। तो 1816 में जो संधि हुई थी वह संगौली की संधि हुई थी, जो ये आज के समय में जो पड़ता है नैनीताल, सब उसी वक्त नैनीताल है और जो वहाँ का मसूरी सब एरिया है, इसी संगौली संधि के तहत, पहले वो नेपाल के अंतर्गत आता था, लेकिन इसने क्या कर दिया कि उसे अपने नियंत्रण में लिख, क्योंकि लड़ाई लड़ा अंग्रेजों ने, तो अब लड़ाई का कुछ तो गिफ्ट मिलना चाहिए, तो गिफ्ट में वो सब एरिया क्या कर लिया, भारत में मिला लिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि अगर उसने ऐसा न किया होता लॉर्ड हेस्टिंग्स, तो आज के समय में भी वो जो उत्तराखंड का वो सब जो एरिया है, खूबसूरत एरिया, वो किस में होता है, नेपाल में होता है। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय से वो भारत में आ गए, और वो उनके राजधानी जो काठमांडू थी, उस काठमांडू में अपना रेजिडेंट स्थापित कर लिया, किसने, ब्रिटेन वालों ने। तो इसमें बहुत हानि लगा किसको, नेपालियों को। फिर उसके बाद पिंडारियों का दमन। ये पिंडारी जो थे हिंदू मुस्लिम कुछ लुटेरे लोग थे, लुटेरे लोग, ये लोग भी बड़ा उत्पात मचा के रखे थे उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों एरियाओं में। तो इनको भी कौन दबा कर रख दिया, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1817-18 में इनका भी क्या कर दिया, दमन कर दिया। तो पूछा जाता है कि पिंडारियों का दमन कब हुआ था, 1817-18 में किसने किया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। आया था बड़ा प्रेम से शासन करने के लिए, लेकिन शासन प्रेम से कैसे कर पाएगा। तो पिंडारियों का दमन 1817-18 में हुआ था इसी के समय में। फिर मराठा संघ को समाप्त कर दिया गया इसी के समय में। जो अगर आपने पढ़ा होगा कि बाजीराव द्वितीय जो थे, उनको वहाँ से क्या किया गया, मराठा को हरा करके, मराठा संघ को 1818 में हरा करके, वहाँ का जो बाजीराव द्वितीय था उसको भेज दिया गया कहाँ पर, बिठूर। ये कर्नाटक, यही कानपुर के बगल में बिठूर पड़ता है, यहाँ पर इसको पेंशन दे करके क्या किया गया, भेज दिया गया बाजीराव। तो इसी का जो बाद में नाना साहब, आप लोगों ने सुना होगा, नाना साहब तात्या टोपे, तो उसी के साथ वो सब यहाँ पर आए थे बिठूर में। तो बाजीराव द्वितीय थे, यहाँ पर इनको भेज दिया गया था। ये पेशवा थे, मराठाओं में क्या थे, पेशवा थे, इनको भेज दिया गया यहाँ पर। मराठा साम्राज्य का पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, किसके द्वारा, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा, ठीक है, मराठा साम्राज्य को। फिर 1822 में टेनेंसी एक्ट यानी काश्तकारी अधिनियम बना था, काश्तकारी अधिनियम बना था, टेनेंसी एक्ट। इसमें क्या था कि जो बंगाल में रैयत वाली व्यवस्था चल रही थी, उस व्यवस्था में क्या होता था कि अगर इसने क्या कर दिया टेनेंसी एक्ट में, कि अगर जो व्यक्ति लगातार अपना टैक्स दे रहा होगा नियमित रूप से, तो उसका जो
उसका जो है उसकी भूमि नहीं छीनी जाएगी। इस टेनेंसी एक्ट, या इसको हिंदी में कहते हैं काश्तकारी अधिनियम, टेनेंसी एक्ट को 1822 में लागू किया गया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा 1822 में। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखिएगा। और इसी के समय में एक चीज़ मैंने इसमें नहीं लिखा है कि 1813 का जो चार्टर एक्ट बना था वो भी इसी के समय में बना था, ब्रिटेन से बन के आया था। चार्टर एक्ट का मतलब ब्रिटेन की संसद से कानून बन के जो आते थे, जिसके तहत भारत में संचालन यहाँ के गवर्नर जनरल के द्वारा किया जाता था, जिसमें भारत में प्रथम बार 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने की बात की गई थी कि भारत पर कितने खर्च होंगे शिक्षा पर, 1 लाख रुपए। इसी लॉर्ड हेस्टिंग्स के तहत, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ही ये कार्य हुआ था कि 1 लाख रुपए शिक्षा पर बेस्ट। और सोचेंगे कि आप लोग 1 लाख बस खर्च करने के बाद, उस वक्त 1 लाख बहुत बड़ी बात थी, उस वक्त 1 लाख बहुत बड़ी बात थी। चलिए हम लोग आते हैं इधर आगे, फिर आते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट। फिर उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल बन के आया, यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग के बाद कौन आया? लॉर्ड एमहर्स्ट। ये करीब 5 सालों तक भारत का था। ये ज़्यादा विवाद झगड़ा झंझट नहीं करना चाहते, ये भी शांति से आया, अपना शासनकाल यहाँ पर किया और यहाँ से चला गया। लॉर्ड हेमस्ट 1823 से 28 तक था। इसके समय में कुछ बातें आपको याद रखना है कि इसके समय में आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। बर्मा का मतलब, आंग्ल मतलब बताया ये मैंने कि अंग्रेज, और बर्मा मतलब आज के समय में म्यांमार। आज के समय में कौन? म्यांमार। तो आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 1826 में। ये बर्मा जो है म्यांमार, तो और यहाँ पर इनकी जो युद्ध हुआ था और म्यांमार वाले क्या हो गए? युद्ध हार गए। ये जो मणिपुर वाला एरिया जो भारत में नहीं है, इस पर पहले शासन बर्मा वालों को हुआ करता था। नागालैंड पे, मणिपुर पे, इन सब का शासन किसका हुआ करता था? बर्मा वालों को हुआ करता था। लेकिन इसी युद्ध के तहत बर्मा वाले युद्ध हार गए और इनका जो नागालैंड, अराकान योमा, जो हिमालय का जो अराकान योमा पड़ता है ना पर्वत, हिमालय को जाएंगे तो आपको म्यांमार में उसे अराकान योमा कहते हैं। वो सब पहाड़ी के इधर वाला जो एरिया था, अंग्रेजों ने उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। अब सोचो कि अगर अंग्रेजों ने उसको नहीं जीता होता तो क्या हुआ, भारत में मिलता? वो भी बात सोचनी है कि नहीं मिल पाता। और इनको हराने के बाद उसको एक यांडवों की संधि, कई बार पूछा है कि यांडवों की संधि किसके साथ हुई थी? तो आंग्ल और बर्मा यानी आंग्ल और म्यांमार के बीच में हुआ था। 1826 में हुआ था यांडवों की संधि। कौन सी संधि? यांडवों की संधि, आपको याद रखना है। जिसके तहत अब म्यांमार में भी ब्रिटेन वालों ने अपना रेजिडेंट स्थापित कर लिया कि मतलब अब तुम भी अपनी मर्जी नहीं करोगे बल्कि मेरे नियंत्रण में कार्य करोगे। एक अधिकारी अपना वहाँ पर नियुक्त कर दिया। फिर 1824 में ही बैरकपुर सैन्य विद्रोह हुआ था। बैरकपुर कहाँ पड़ता है? ये बंगाल में पड़ता है भी। ये बैरकपुर जो है कहाँ पड़ता है? बंगाल में। यहाँ की जो पुलिस थी, इनको भेजा गया कि जाओ, वहाँ की जो सेना थी बैरकपुर में, इनको भेजा जा रहा था कि जाओ तुम म्यांमार यानी बर्मा में जाकर क्या करो? युद्ध करो। तो यहाँ के सेना ने जाने से मना कर दिया कि नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे बर्मा युद्ध करने के लिए। तो यहाँ की जो सेना थी, उन सेना ने वहाँ की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो बाद में इन्हीं को दबा दिया गया। तो पूछा जाता है बैरकपुर सैन्य विद्रोह कब हुआ था? 1824 में। इनको बाद में दबा दिया गया था उसी समय। तो ये पूछ लिया जाएगा आपसे, बैरकपुर सैन्य विद्रोह कब हुआ था? 1824 में। फिर उसके बाद आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये नाम बहुत बड़ा है भारत में, इसका नाम बहुत बड़ा है लॉर्ड विलियम बेंटिक, और ये भारत में हमेशा जीवित रहेगा। भले इतिहास में किसी का नाम मिट जाए लेकिन इसका नाम हमेशा जीवित रहेगा, क्योंकि इसने भी बहुत बड़े बड़े काम किए थे। ये देखिए इसके बारे में कि ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। बंगाल का क्या था? अंतिम गवर्नर जनरल था, लेकिन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। याद कीजिए, हमने बताया था कि रॉबर्ट क्लाइव जो था, रॉबर्ट क्लाइव वो बंगाल का प्रथम गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर था। फिर उसके बाद आया वारेन हेस्टिंग्स। हमने बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट बना था। उसके बाद बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो बंगाल का गवर्नर जनरल अगर पूछे तो वारेन हेस्टिंग्स। फिर भारत का गवर्नर, फिर उसके बाद जो 1833 का चार्टर एक्ट आया, 1833 का चार्टर एक्ट बन गया, तो उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल। तो पहले बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल। कौन बना भारत का गवर्नर जनरल? तो विलियम बेंटिक। आपको ये याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम पूछा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल तो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और आखिरी पूछे कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल, तो बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ही, क्योंकि अब ये बंगाल का गवर्नर जनरल क्या बन गया है? भारत का गवर्नर जनरल। आपको याद रखना है। फिर इसके समय में ही सती प्रथा तथा ठगी प्रथा का क्या हुआ था? अंत हुआ था। क्या हुआ था? सती प्रथा तथा ठगी प्रथा का अंत 1829 में कानून बना हुआ था। सती प्रथा जानते होंगे कि क्या होता है कि इसमें जिन कन्याओं के पुरुष पति मर जाते थे तो उन कन्याओं को जिंदा चीता पे क्या कर दिया जाता था? जला दिया जाता था। अब जानते होंगे कि हमारे देश में स्थिति कितनी खराब थी।
16 साल की कन्या से विवाह कर लेता था 60 साल का पुरुष। कन्याओं को उतनी इज्जत नहीं होती थी, और कन्याओं को जिससे विवाह हो जाता था बेचारी शांति से उसके साथ विदा भी हो जाती थी, क्योंकि ज़्यादा बोलना भी नहीं बता। आज भी आप देखेंगे तो हमारे समाज में ऐसे कि कन्याओं की राय नहीं ली जाती कि क्या आपको ये शादी पसंद है कि नहीं पसंद है, लड़का पसंद है कि नहीं पसंद है, आज भी नहीं पूछा जाता है। तो उस वक्त भी ऐसा ही था, तो बहुत लोग कन्याओं को खरीद के भी विवाह कर लेते थे। और उस वक्त भारत में शादी करने जो शादी विवाह थी उसकी कोई न्यूनतम नहीं थी कि आप कितनी शादी कर सकते हैं, कोई कितनी भी शादी कर लेता था। तो उस वक्त राजा जैसे हमारे यहाँ थे तो 600-5500 रानियाँ शादी कर लेते थे। तो उनके पति मर जाने के बाद ऐसे समय में उस पत्नी उनकी जो कन्या होती थी उस कन्या को भी क्या करते थे, जिंदा। अब 60 साल का पुरुष शादी कर लेगा 16 साल, तो 70 साल जाते जाते तो पति मर जाएगा। फिर लड़कन्या जो है 16 से कितनी हुई, 26 साल, तो वो उसको जिंदा जला दिया जाएगा। ऐसी स्थिति थी, मतलब बहुत ही खराब स्थिति थी, बहुत ही दयनीय दशा थी इनकी। और इस प्रथा को प्रतिबंध लगाए रोक दिया किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कानून बनाया 1829 में, और कहा कि अब अगर चोरकटो तुम लोगों ने किसी की अगर जिंदा जलाया तो जान लेना कि मतलब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भारतीय भाषाओं में जैसे कहते हैं ना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तो इसने कर दिया और बहुत बढ़िया काम किया था। अगर ये किसी को खराब लगता हो, और इसका बहुत विरोध हुआ था उस वक्त जब विलियम बेंटिंक ने हमारे देश में सती प्रथा को जो बैन किया था, तो बहुत लोगों ने इसका बहुत विरोध किया था हमारे देश में, ब्राह्मणों ने, कि आप कौन होते हैं हमारे धर्म में हस्तक्षेप करने वाले, धर्म का आड़े लेके हमेशा इस गलत कानून बनाते रहते हैं। हमारे धर्म में ये बात कही गई है, हमारे धर्म में वो बात कही गई, गीता में ये कहा गया, कुरान में ये कही गई है। ये अपने धर्म के आड़े ले लेकर के कुछ मूर्ख रूढ़िवादी लोग क्या करते रहते हैं, हमेशा गलत चीज़ों को क्या करते हैं, सही ठहराते रहते हैं। तो जो लोग सती प्रथा का विरोध करने वाले थे उसने विलियम बेंटिंक ने कहा कि उसको कोपचे में ले चलो, आड़े ले गए बेचारी को, और जिसने भी विरोध किया होगा उसको पकड़ के खूब जपड़ियाए होंगे अच्छे से, फिर बाद में विरोध बंद कर दिया होगा। तो वो भारत में ऐसी स्थिति होगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत में इसका बहुत बड़ा नाम है। फिर इसी के समय में ठगी प्रथा का भी क्या किया गया था, उन्मूलन किया गया था। कई बार पूछा जाता है कि ठगी प्रथा को जो विलियम बेंटिक के समय में जो लागू किया था, तो किसने ये कानून बनाया था, तो उसका नाम था स्लीमैन। क्या नाम था, स्लीमैन नाम था। फिर नर बलि प्रथा तथा शिशु हत्या पर भी रोक लगा दिया था, नर बलि तथा शिशु हत्या। और उस वक्त देखो जो राजपूत होते थे, राजपूत जो क्षत्रिय, हमारे देश में जो सुना है ना कि राजपूत क्षत्रिय मर जाएंगे, जान चली जाएगी लेकिन शान नहीं जाएगी, वो वाले लोग ये क्या करते थे कि उस वक्त बहुत से क्षत्रिय ऐसे थे कि जिनके घर में जब कोई कन्या पैदा होती थी ना, शिशु कन्या, तो उनको लगता था कि हमारे घर में शेर ही पैदा होगा, कन्या नहीं पैदा होगी। उन लोगों में भ्रम था, तो वो लोग कन्याओं का क्या करते थे, हत्या कर देते थे, उनकी बलि चढ़ा देते थे। तो इसने देखा बड़ी अजीब है, विलियम बेंटिक ने देखा कि बड़ी अजीब है कि राजपूत लोग इतना घटिया काम करते हैं, तो उसने भी उनको पर रोक लगा दिया और कहा कि जो राजपूतों को हिम्मत है फिर हत्या करके दिखाना मेरे सामने, आड़े कर दे बात अलग है, पैदा होते ही मार दे अलग है, लेकिन मुझे मेरे जानकारी के अगर अंदर में अगर ऐसा काम किया गया तो फिर स्थिति अच्छी नहीं होगी। तो उसने राजपूतों में भी बालिका शिशु हत्या पर रोक लगा दिया। फिर नरबलि शिशु हत्या पर भी रोक इसी के समय लगा था। नरबलि वो जानते हैं जो काली माई के आगे, अब आज तक भारतीयों को ये ज्ञान नहीं हुआ कि काली माई भी आज तक नहीं जागी है। इतना दिन से बलि चढ़ाया जा रहा है लेकिन आज तक काली माई खुश नहीं हुई है। आज तक न जाने कितने लोगों को बलि चढ़ा रही है, बकरे चढ़ा दिए गए, बहुत दुनिया भर के ताम झाम हो चुके हैं, लेकिन काली माई आज तक खून पीकर खुश नहीं हुई है। तो उसी के समय में नरबलि प्रथा तथा शिशु हत्या पर रोक लगा था। आज भी देखते हैं कि बलि प्रथा होता है, लेकिन अब मानव की बलि प्रथा पर प्रतिबंध लग गया है क्योंकि इसी वक्त रोक लगा दिया गया था। तो आज बकरे का बलि चढ़ाया जाता है, मुर्गे का बलि चढ़ाया जाता है, बड़ी दुनिया भर के ताम झाम चलते रहते हैं, आज भी देखेंगे। फिर सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत कर दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। जो 1833 का चार्टर एक्ट ब्रिटेन से बन के आया था, उसमें क्या कहा गया कि वहाँ पर क्या कि ब्रिटेन के अंतर्गत, यानी भारत में जो ब्रिटेन का शासन चल रहा है उसके अंतर्गत जितने भी अधिकारी पुलिस ये सब जो भी नियुक्त किए जाएंगे, न तो उनके साथ रंग के आधार पर कि वो गोरा है कि काला है, न तो उच्च जाति का है कि निम्न जाति का, जाति धर्म लिंग इस सब के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, न तो स्थान के आधार पर कि वो कहाँ पर पैदा हुआ है, कहाँ पर रहा है, कहाँ पर कैसे रहा है, उनकी किसी भी चीज़ पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, उन्हें बराबर सेवा का मौका दिया जाएगा। अब इनमें भारतीयों को बड़ा तकलीफ होने लगा, कुछ ब्राह्मणों को, कि जो ब्रह्मा के मुख से हम पैदा हुए हैं, कि हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, तो मेरे सामने क्या वो शूद्र भी बैठेगा जो ब्रह्मा के पैर से पैदा हुआ है। और इन्होंने इस चार्टर एक्ट में साफ सा अगर ये बात लिखी है कि अगर जाति धर्म लिंग इन सब के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, रंग के आधार पर नहीं किया जाएगा, इसका मतलब ऐसा इसलिए लिख कर वहाँ से कानून आया होगा क्योंकि भारत में बहुत से भारतीय इनके साथ क्या करते थे, भेदभाव करते थे। ब्रिटेन वाले लोग करते हैं, वो तो अपनी जगह है कि गोरे काले लोग वाला करते रहे होंगे, लेकिन वो उसका मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय न भेदभाव करे, क्योंकि अधिकतर भेदभाव यही जगह के लोग करते थे। तो ये कहा गया था
और वहाँ के जो ब्रिटेन सेना है, ब्रिटेन की जो शासक है, वो भी भारत में इनके साथ रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, चलिए फिर है उसके बाद है 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। और ये पूछा गया है कि भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में स्थापित की गई थी। और किसने स्थापित किया था? तो विलियम बेंटिक ने। प्रथम बार भारत में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। देखिए मेडिकल कॉलेज, अभी तक तो भारत में मंदिर मस्जिद बनते थे, चर्च ही बनते थे, लेकिन पहली बार विलियम बेंटिक ने कहा कि भारत में डॉक्टरों की बड़ी कमी है। नहीं तो उससे पहले यहाँ पर अगर सोचो कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना ना होती तो आपको बीमारी होता तो जाते किसी फकीर बाबा के पास, गाँव में किसी ओझा के पास, ऐसे लोगों के पास जाते जहाँ पर तुम्हारी नज़र उजर झराई जाती। ठीक तो होते नहीं हैं आप लोग। तो मेडिकल कॉलेज की स्थापना इसने ही किया था, इसी के समय में हुआ था। ये कुछ बातें हैं जिनको आपको याद रखना है। और एक पूछा जाता है कि भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसके समय में हुआ था? तो भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना भी इसी के समय में हुआ था, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। जो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, मैकाले भी बहुत महान इंसान है और उसकी बातें हम लोग करेंगे कल। बहुत से लोग उसे गाली भी देते हैं, बुराई भी करते हैं उसकी, तो वो अपनी बात है। हम लोग लेकिन हम कहा है कि हम निष्पक्षता से बात करेंगे, जो अच्छा बुरा होगा वो अपने आपको अपना निर्णय लेना है। चलिए बस करते हैं आज इतना ही वीडियो। धन्यवाद सभी को।